नमस्कार दोस्तों। आज विजयदशमी है। रावण की हत्या की जाएगी और जब रावण की हत्या की जाएगी तो उसका तमाम सारे लोग जश्न मना रहे हैं। आज उसके जश्न मन रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं और न जाने क्या क्या। क्यों? क्योंकि रावण तानाशाह था, क्योंकि रावण अभिमानी था, क्योंकि रावण अपने किसी मंत्रिमंडल के सदस्य की बात नहीं मानता था। वो खुद में ही वैज्ञानिक में था, खुद में ही ज्ञानी था, खुद ही पंडित था, खुद ही सब कुछ था। तो महाराजा था, वो जो फैसला कर ले वही फाइनल। साहब, इसलिए वो मारा जाता है, हर साल मारा जाता है। हिंदुस्तान में तो मारा ही जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक रावण मारा जाता है। वो भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं मारा जाता है, तमाम जगह तमाम तरह की विधाएं, सोच। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पूरी दुनिया पढ़ती भी है, बोलती भी है और उन्हें रावण से ज्यादा मारना पसंद करती है। उन पर बात कर, आज उसी पे बात करूंगा। लेकिन कुछ लोग आज भी हैं जो उनके समर्थक हैं, जैसे मुसोलिनी, जैसे हिटलर, जैसे स्टालिन। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। तो अब मैं आज आपसे एक कहानी सुनाऊंगा। आज मैं आपसे और कुछ बात नहीं, कहानी सुनी। एक राष्ट्रवादी फरसा पार्टी थी, जी हां, नेशनलिस्ट फासिस्ट पार्टी, यानी राष्ट्रवादी फरसा पार्टी। फरसे का रोमन संस्कृत में यही अर्थ है जो हमारे यहां त्रिशूल का है। फरसा पार्टी का चिन्ह था फरसे जैसा जुबान वाला, और उसका फरसे जैसे ही जुबान वाला नेता था मुसोलिनी। मुसोलिनी का आपने नाम सुना होगा, बेनेटो मुसोलिनी। 1882 में वो पैदा हुआ था। तब इटली में राजा राज करता था, लेकिन राजा राज जरूर करता था, लेकिन संसद से चुनी गई कैबिनेट के जरिए वो कैबिनेट के फैसले को मानता था, यानी मंत्रियों के फैसले को मानता था। जैसे आज के समय में ब्रिटेन को समझ लीजिए। मुसोलिनी की मां एक स्कूल में अध्यापिका थी, उसका पिता अय्यास किस्म का था, लेकिन मां के कारण अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। थोड़ी गरीबी भी थी, मगर किशोर मुसोलिनी जो था वो जुए की लत लग गई। जेब में चाकू रखता, गुंडाई करता। एक दोस्त को उसने चाकू घोंप दिया तो स्कूल से निकाल दिया गया। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे स्कूल से निकाला गया इसी तरीके की घटनाओं के कारण। फिर वो बड़ा हुआ, इसे कहते हैं युवा हुआ, तो वहां पर अनिवार्य सेना की भर्ती होती थी, तो उससे बचने के लिए वो भाग गया। आज भी आप याद करिए, अपने घर से जिम्मेदारियों से कुछ लोग भाग जाते हैं, तो वैसे ही वो भी भाग गया, स्विट्जरलैंड भाग गया। फिर क्या हुआ, लुसान में बेनिटो ने सोशलिज्म का ककारा सीखा। सोशलिज्म, जैसे कोई कहता है कि राष्ट्रवाद का कखारा, संघ का कखारा, या जाने क्या स्वयं सेवा का ककहरा, तो इसी तरह उसने सीखा। दादागिरी के नुस्खे भी सीखे, जो आज लठ भांजना, ये भांजना, वो भांजना, तमाम सारी चीजें। और बोलने, लिखने, डराने की क्षमता उसमें अद्भुत थी। तो वो बोल अच्छा लेता था और अच्छे ढंग से लिख लेता था, और न जाने क्या क्या जिस तरीके का भाषण देता था, लोग प्रभावित हो जाते थे, क्योंकि ये सब उस पाठशाला में सिखाए जाते थे। 1903 में जब भागे हुओं को सरकार ने वापस बुलाने का फैसला किया, तो साहब भी आ गए, आके यहां टीचर बन गए। मगर टीचर तो कैसे बनते जब पढ़ाई नहीं था कायदे से। तो फिर मिलान आ गए, वहां जो नजदीक का बड़ा शहर था, पत्रकार बन गए। फिर उन्होंने एक अखबार निकाला, फिर उसमें बाद में उन्हें बड़े अखबार में नौकरी मिल गई, उसमें एडिटर बन गए। फिर देश के सबसे बड़े अखबार में एडिटर इन चीफ बन गए। और फिर क्या था, उसके बाद उस अखबार में आग लगाऊ खबरें लिखी जाती। मुसोलिनी तो मुसोलिनी था। नेशन वांट टू नो, जैसे आजकल आप देखते हैं नेशन वांट टू नो, अर्नब गोस्वामी करते हैं, उसी स्टाइल में बिल्कुल आग बबूलाट, बिल्कुल राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, ये देश पूछता है, देश जानना चाहता है। तो
और नेशन मुंह में हर समय वो दबाए रखता था, राष्ट्रवाद, राष्ट्र को खतरा, धर्म को खतरा, इसको खतरा, उसको खतरा, तो तमाम चीजें। रोम 2000 साल पुरानी सभ्यता है, कभी दुनिया की सुपर पावर रही थी, अब वो एक रीढ़हीन सामान्य सा देश है। एक फ्रस्ट्रेशन था, लोगों में भी था, और मुसोलिनी उसको जानता था कैसे करना है। ऐसे में अतीत का गौरव का गान, तो मुसोलिनी अपने अखबार में अतीत के गौरव को बताता और वर्तमान सत्ता पर झूठे सच्चे आक्षेप लगाता, समाज में दुश्मनी की खोज करता, नफरत फैलाता और न जाने क्या क्या। अब बड़े बड़े अखबारों में वेनिटो के चेहर बुझे नफरती लेख छपते, उसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। अरे इतना बड़ा राष्ट्रवादी, इतना वो ठोक रहा है, सरकार को लिख रहा है, ये सब चीजें। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ में वो उग्र राष्ट्रवादी बन गया, गाली गलौज करने लगा। तो इस तरीके से जब होता तो उसने 1915 में सोशलिस्ट दल को तोड़वा दिया और उसमें तोड़ के उसी में जुड़ गया, और फिर उसके एक विंग का वो नेता बन गया, और फिर अपने तमाम चमचे टाइप के लोगों को खोजकर उसने उसमें शामिल किया, फासिस्ट पार्टी बनाई, और फिर उसने कहा गद्दारों को खोजो, गोली मारो गद्दारों को वाली स्टाइल में। उसके दुश्मन थे कांग्रेसी, कम्युनिस्ट और हर वो इटालियन जो मुसोलिनी को पसंद ना करे, जो उसको पसंद नहीं करता था उसको। तो इसकी खासियत थी मिलिशिया दल। अब मिलिशिया दल तो पूरे इटली में गुंडों का एक नेटवर्क था जो गैर राजनैतिक था, गैर राजनैतिक। आजकल जैसे कहते हैं, अब मैं उसकी तुलना नहीं करूंगा, नाम लूंगा तो लोगों को तकलीफ हो जाएगी, कुछ संगी टाइप में। तो यह पूरे इटली में गुंडों का नेटवर्क था जो खुद को सांस्कृतिक संगठन कहता था, और इसकी काली टोपी थी, काली शर्ट थी, हाफ पैंट थी, इसे इसीलिए नाम दिया जाता था ब्लैक शर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। और पहले निवेदन करता, फिर दनादन, या कहे पहले दनादन फिर निवेदन। तो ये तरीका था इनका अपना काम करने का। मवालियों, वक्ताओं और जबरी ज्ञानियों का नेटवर्क था ये। मुसोलिनी की प्रोपेगेंडा मीटिंग्स करवाता, लोगों को सीजर के किस्से सुनाता, अगस्टाइन्स के गान सुनाता, रोम का वैभव लौटाने की बातें करता कि अब ये वापस लौटेगा वैभव, अब जाग गया है इटली का, रोम का हर नागरिक। और बताया जाता कि इटली को फिर दुनिया का सिरमौर बनाने का क्या तरीका है कि आप फासिस्ट पार्टी पर बटन दबाओ, उसको जिताओ। तब जो सुनते, मानते, जुड़ते वो तो देशभक्त कहलाते, बाकी देशद्रोही, यानी राष्ट्रवादी और बाकी देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, उन पे यूएपीए टाइप का लगा दिया जाता। कांग्रेसी, कम्युनिस्ट जो है बज्जात कहलाते हैं, कहता है आज ये बज्जात है, कांग्रेसी है, कम्युनिस्ट है, इन्हें मौका देकर अच्छे से ठोका जाता, बजाया जाता जहां कहीं मौका मिलता। तो फासिस्टों की सदस्यता बढ़ने लगी, उनकी रैलियों में लोग आने लगे। दूसरों की रैली न होने देना इनके नेताओं की पूरी आदत थी, उसमें पीटपाट करते, पुलिस की भी हिम्मत ना होती कि उनसे लड़े। देश की लिबरल सरकार भी देखती रहती क्योंकि वो लिबरल थी, तो वो कहती नहीं, लोकतंत्र में सबको हक है, सबको अपनी बात कहने का हक है, और इस चक्कर में वो उसी सरकार की ठोकते रहते। बड़े बड़े नेताओं को मुसोलिनी में अपना भविष्य नजर आने लगा, या ना कि भविष्य में यही खड़ा होगा इसलिए बचो किसी तरह, तो वो भी फरसा दल को ज्वाइन करने लगे। फासिस्टों के 35 सांसद भी चुनकर आ गए। इस दौरान यूनियनों ने हड़ताल की, जो कर्मचारी यूनियन थी और दूसरी थी, और पूंजीपति उससे परेशान थे। तो फासिस्ट पार्टी ने सरकार से कहा कि हमें 3 दिन का मौका दो, हम जो है इसको खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आपको छूट है। तो उनके ब्लैक शर्ट्स जो थे सबको लेकर के, और उन्होंने बिल्कुल हमला बोल दिया, और सच भी हुआ, हाथ पैर तोड़े और सब कुछ वो किया। बेचारे छोटे मोटे मजदूर और वो सब क्या करते, संगठन वाले सब ठीक हो गए, डर के बैठ गए। अब क्या हो, सरकार देखती रही, मुसोलिनी की हिम्मत बढ़ गई, उसने नेपल्स में बड़ी रैली की और सरकार को चेतावनी दी, या तो उन्हें सत्ता सौंप दे, नहीं तो फासिस्ट लोग खुद रोम पहुंचकर सत्ता हासिल कर ली। अब सरकार को समझ में नहीं आया, उसने राष्ट्रपति से, मतलब अपने राजा से परमिशन मांगी कि साहब ये परमिशन दीजिए कि इन पे कार्रवाई करें। तो
अब कार्रवाई की बात जो कही तो उन्होंने कहा है कार्रवाई कैसे, ये लोग पैदल चलने लगे वहां के लिए, जगह जगह इनके स्वागत होने लगे। अब सरकार घबराई, फिर उसने कहा परमिशन दीजिए, तो रोम अंडर सीज का डिक्लेरेशन पास करने के लिए राजा के पास भेजा। राजा ने उस पर तो साइन नहीं किया, उल्टा कहा कि भैया आ जाओ, तुम सत्ता संभालो। अब मुसोलिनी पहुंचा तो उसका भयंकर स्वागत हुआ, रोम में उसका भव्य स्वागत। अब क्या होता, सरकार बनाई उसने। अब सरकार चूंकि पूर्ण बहुमत नहीं था तो मिलीजुली सरकार बनी। अब 31 अक्टूबर का दिन था 1922। आप याद करिए, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी इसी दिन, ये पुण्यतिथि है उनकी, शहीद हुई थी देश के लिए। इसी तरीके से उसी दिन सावरकर जेल से माफी मांगकर छूटे थे और हिंदुत्व पर पुस्तक लिख रहे थे, उसी दौर की बात है। तो साहब मुसोलिनी जो पहुंचे और उन्होंने अपने फरसे से सब काम करने लगे। अब तो वो सब चीज के बिल्कुल सुपर कमांडर हो चुके थे। अब उसे देश बदलना था, देश बदलना है, राजनीति बदलनी है, आत्मनिर्भर बनो, ये सब चीजें आ गई। अब विकास के जुमले प्रयोगों और संयोगों में सब स्वाहा हो गया। फासिस्ट को आत्मनिर्भरता सूझती थी। तो 1922 में सत्ता में आए मुसोलिनी ने, मुहूर्त का मतलब आप समझिए उसका भाग्य अच्छा था। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, इटली मित्र राष्ट्रों के साथ में ब्रिटेन फ्रांस के साथ लड़ा, विजेता की सूची में नाम आ गया। अब यूरोप से अच्छे रिश्ते हो गए, इटालियन का जो है स्वागत होने लगा। यूरोपीय बाजार में इटालियन प्रोडक्ट की मांग बढ़ी। फिएट आप लोगों ने भी चलाई होगी, तमाम सारे लोगों ने, फिएट जैसी ग्लोबल ब्रांड था। लेकिन खाद्यान्न का संकट था। उसके वित्त मंत्री जो उसकी पार्टी के नहीं थे, दूसरी पार्टी के थे, समर्थन दी थी जिन्होंने, तो उन्हीं में से थे वित्त मंत्री, वो अर्थशास्त्री थे डी स्टेफानी। उन्होंने बड़े बड़े किसानों और सबसे उनको मदद करी। उनका सरकारी मदद देंगे, सब कुछ देंगे, अन्न उत्पादन करिए, इसमें करिए। और उसका नतीजा क्या हुआ, सूटेड बूटेड मुसोलिनी भी ट्रैक्टर चलाते, कहीं फसल काटते, कहीं कोई फोटो खिंचवाते, भाषण देते, और उत्पादन अच्छा हो गया। लोगों ने जी जान से मेहनत भी करी, सब कुछ हुआ, सरकारी मदद मिली और बम्पर फसल हुई। नतीजा ये हुआ कि 1925 में बम्पर जीत मिली मुसोलिनी। और उसके बाद में मुसोलिनी को जीत मिली और उनकी फरसावादी पार्टी पूर्ण सत्ता में आ गई, भारी बहुमत के साथ, 303 सीटें, 325 सीटें जैसे स्टाइल में। बस फिर क्या था, फिर तो आप समझ लीजिए, फिर तो फैसले बदलने लगे, हार्ड शेयर। और उसका नतीजा ये हुआ, पहली मुसोलिनी सरकार थी जो बगैर गठबंधन के थी, और पहली वाली जो थी उसमें गठबंधन था तो मजबूरी थी। तो अब डी स्टेफानी जैसे अर्थशास्त्री नहीं रखे गए जो प्रोफेसर थे, और नहीं रखे गए, सब दूर हो गए जो मुसोलिनी की बात। अब मुसोलिनी ही वैज्ञानिक था, मुसोलिनी ही अर्थशास्त्री था, मुसोलिनी ही सैन्य मंत्री था, मुसोलिनी ही वित्त मंत्री था, जो कुछ समझिए, रक्षा मंत्री था, जो भी आप समझिए, सब कुछ, हर फलाना मंत्री सब मुसोलिनी। बाकी कहने को है, लेकिन वो क्या करते हैं ये आप जानते हैं। तो सब कुछ वो था, कभी वो नाली की गैस से चाय बनवा देता था, कभी कुछ करता था। तो इस तरह पुराना खजाना भरा हुआ था चूंकि, तो उसने नई रोड बनवाई, रेल मार्ग बनवाए, सख्ती करी शासन में, और सही वक्त पे रेल चलने लगी। तो मुसोलिनी रन्स ट्रेन ऑन टाइम, इस तरह से हेडलाइंस छपे। फिर 1925 ही आखिरी चुनाव था इटली का, और इसके बाद एक दल, एक नेता, एक इटली, श्रेष्ठ इटली, ये होने लगा। एक नियम, एक कानून, सब कुछ, एक टैक्स। फिर क्या, विपक्ष खत्म, अखबार बैन, लिखने बोलने वालों को देशभक्तों ने पीट पीट के ठीक कर दिया। अब ज्ञान सिर्फ मुसोलिनी के पास था, उसे आइडिया आते रहते। अब उसने कहा आए, अब इतने खजाना तो खाली होने लगा। तो उसने कहा मुद्रा गिर रही है, तो उसने कहा मुद्रा गिरती है तो नेता का सम्मान गिरता है। उसने कहा मुद्रा को बढ़ा दो, तो उसने लीरा, जो वहां की करेंसी थी, उसने कहा लीरा का सम्मान कैसे बढ़े। उसने हंसते हंसते एक दिन कहा, हाथ हिलाया और कहा नोटबंदी जैसे होती, उसी तरीके से कहा लीरा आज से डॉलर से बड़ा हो गया, और सारे सामान की उसने कीमत डबल कर दी। अब क्या है, डॉलर की कीमत आधी,
लेकिन जब कीमत बढ़ गई तो प्रोडक्ट जो बाहर जाते थे वो खत्म, तो निर्यात गिरने लगा। निर्यात गिरने लगा तो अब क्या हो, जो आयात होता था उसने कहा अब क्या करें, तो उसने कहा चलो कंपटीशन सब कुछ वो, तो अब जब बाहर हुए तो उसने कहा आयात पे टैक्स बहुत लगा दो, टैक्स लगा दिया गया, थोड़ा सा टैक्स आने लग गया, टैक्स तो आया, फिर उसके बाद में आयात गिरने लग गया, आयात गिर गया तो सब कुछ वो भट्ठा बैठ गया। अब देश में सारा विदेशी सामान भी महंगा मिले, देश के अंदर जो था उसकी भी स्थिति खराब। अब इससे क्या हुआ, जीवन स्तर गिरने लगा, बेरोजगारी आ गई, तनख्वाहें गिरने लगी, जो श्रमिक थे उनका मालिकों से झगड़े बन गए, यूनियन हड़तालें करने लगी, और सब हुआ एक झटके में। उसने कहा सारे लेबर कानून खत्म, कोई नहीं, सारी मजदूर यूनियन गैर कानूनी, सिर्फ फासिस्ट पार्टी की मजदूर यूनियन होगी, बाकी कोई नहीं। और इस तरह से करके मारपीट करके सबको वो समाधान कर देती। अब अखबार रेडियो दिन रात गुणगान गाते, मुसोलिनी अक्सर अपने दिल की बातें करता और सपने दिखाता, बताता। मुद्रा और इकोनॉमी के साथ संयोग और प्रयोग चल रहे थे, और 1929 में वैश्विक मंदी आई, इटली में और ज्यादा बुरी स्थिति हुई, व्यापार जैसे तैसे सब कुछ कर्ज बढ़ता गया, उद्योग अब कैसे करें, उद्योगपति जो पूंजी लगाए थे उस पर वो रोने लगे। उसने कहा कोई बात नहीं, उसने कहा उद्योगों में जो निजी उद्योग हैं उनके शेयर सरकार खरीदेगी। अब सरकारी पैसे से शेयर खरीद लिए गए, खजाना खाली था, तो कहा गया इसके लिए कर्ज उठाओ, कर्ज उठाया गया। तो जब कर्ज उठाया गया तो वो कर्ज की भरपाई अब कौन करेगा, इटालियन करेंगे। तो साहब फिर टैक्स और बढ़े, और चीजें बढ़ी, कहा इस पे भी टैक्स लगा दो, उस पे भी लगा दो, दूध पे भी लगा दो, रोटी पे भी लगा दो, सब चीज पे लगा दो। अब टैक्स, अब कहां से क्या है, कुछ चीज नहीं, अब कर चुका है, अब कैसे, तब उसे कुछ समझ में नहीं आया, अब क्या करें। तो कहा अखंड इटली, जनता असहजता थी। मुसोलिनी ने महसूस कराया कि आप देखिए कि किस तरह से हम लोग क्या थे, कितना बड़ा वो था हमारा साम्राज्य, रोम का राज्य कहां कहां तक फैला था, आज क्या स्थिति हुई। तो अखंड इटली, तो उसने क्या किया, एक छोटा सा टुटपुंजिया सा देश था इथोपिया, वहां आक्रमण कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। आज अखंड इटली चले, आप सेना और सबको मजबूत करने के लिए डिफेंस पे कॉन्ट्रैक्ट बांटे जाने लगे अपने मित्र उद्योगपतियों को, और उसको बढ़ाया जाने लगा। आप शिप बनाओ, हवाई जहाज बनाओ, बख्तरबंद गाड़ियां बनाओ, गोला बारूद बनाओ। इथोपिया को जीत लिया, जश्न मना, पूरे हो गया साहब। मुसोलिनी मुसोलिनी जोश बढ़ गया, फिर स्पेन पे हमला कर दिया, हालांकि वहां पे हार गए। जो मित्र राष्ट्र थे सारे, उन्होंने उससे इटली पर प्रतिबंध लगा दिए। अब इटली की आवाजाही बंद, सब कुछ खराब, सब कुछ बुरी स्थिति। मुसोलिनी ने अब कहा, नया मंत्र निकाला, अटार्की यानी आत्मनिर्भरता। अब आत्मनिर्भर इटली बनेगा, खुद करेगा, अर्थात देश के लिए बलिदान कीजिए, त्याग कीजिए, भूखे पेट, देशभक्ति, सब कुछ करिए, अखंड इटली बनाना है। देश देता, राष्ट्र देता तुम्हें सब कुछ, अब तुम भी देना सीखो वाली स्टाइल में, जैसे संघ में सिखाया जाता है वैसे ही। उसके बाद में वक्त का पहिया तेजी से घूमा, और फिर वो स्थिति तीर तुक्के बन जाते हैं। उसी तरीके से स्थितियां भी अब बुरी हो रही थी, बुरी हालत। 1935 में इथोपिया की विजय के बाद मुसोलिनी भी जो अपने आप को आर्ट समझने लगा, अब तो मैं अपराजेय हूं, अब मैं सब कुछ हूं। तो आप समझिए, गुंडा और वो साधारण परिवार का जन्म लिया कैसे, वो कोई सेना नायक तो था नहीं, कोई पैदा हुआ बोर्न पॉलिटिशियन भी नहीं था, बेहद इंटेलिजेंट भी नहीं था, मगर उसको भाषण आता था, उकसाना आता था, धमकाना आता था, लड़ाना आता था। तो आप सोचिए, मैनिपुलेट करना आता था तो वो कर लेता था, और सुप्रीम कमांडर बन चुका था। वह रोम साम्राज्य में 1000 साल बाद पैदा हुआ नायक है, इस तरह से वहां के अखबार प्रस्तुत करते। जो देवी रोमाना का पुराना वैभव लौटाएगा, जैसे हिंदुत्व आएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो अपने ख्यालों में अपराजय था। उसके प्रशासन में अफसर, सारे अफसर लिख के रखते थे उसमें राष्ट्र चिन्ह की तरह के नीचे, बिल्कुल मुसोलिनी इज ऑलवेज राइट। तो साहब जैसे होता है मुमकिन वाला, उसी तरह से राइट। मुसोलिनी ने जो है 5 प्लक्स लगवाए, जिनमें जो 5 नक्शे बनवाए। पहला नक्शा 760 बीसी का, जिसमें रोमन साम्राज्य का पहला नक्शा था, कितना बड़ा फैला था। दूसरा 146
बीसी का, इसमें और बड़ा रोमन साम्राज्य था। तीसरा रोमन राजा अगस्टाइन साम्राज्य का, जैसे अपने यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की तरह से। चौथा ट्राइजन के समय का बृहद रोम। और पांचवा जो मुसोलिनी ने सपना देखा था वो अखंड इटली। तो आप समझिए, उसने कहा ये है हमारा असल। तो आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, इसे भारत से भी ले सकते हैं। जैसे भारत में कहा जाता है अखंड भारत, तो उसमें जैसे दिल्ली में, वैसे तो कभी भी किसी राजा के समय में अखंड भारत टाइप का नहीं रहा है, लेकिन कभी अफगान हमारे साथ रहा है, कभी पंजाब हमने जीता है, कभी दक्षिण में हम जीते हैं, कभी बंगाल में जीते हैं, कभी म्यांमार जीते हैं, कभी बांग्लादेश, श्रीलंका, सब कुछ अपने 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 तरह से। तो ये उस तरह की कल्पनाओं में से था, एक साथ तो कभी था नहीं। तो उसी तरीके से उसने किया कि अब उसके बड़े बड़े फोटो छपते, मैगजीनों में डंका बज रहा था, और बिल्कुल जैसे टाइम मैगजीन में बिल्कुल छप रहा है, और उसके भक्त सबको बताते यार विश्व गुरु वाली स्टाइल में। अब मुसोलिनी सत्ता में आए थे, तब जो स्थिति थी, तो उनके एक भक्त बने थे जब वो आए थे 1923-24 की बात है। तो एडॉल्फ हिटलर तब एक छोटा सा शख्स था, उसने एक चिट्ठी भेजी, बड़ी प्रशंसा में चिट्ठी लिखी। तो जैसे होता है, मुसोलिनी ने उसके जवाब में फैन को एक ऑटोग्राफ वाली तस्वीर भेज दी। बस इसके बाद वो भक्त हो गया था। वो 1935 में जर्मनी का शहंशाह बन चुका था। तो विधाओं उसने पूरा सीखा था कैसे मुसोलिनी की, तो वो गुरु मानता था। तो गुरु मानता था उसकी तरह, एकलव्य की तरह से। उसने आइडोल परम, जैसे होता है परम आदरणीय भैया, परम पूज्य श्री बेनेटो जी मुसोलिनी को जर्मनी उसने फिर बुलाया कि अरे आइए गुरुदेव, आप आइए, आशीर्वाद दे जाए। उनका ग्रांड वेलकम किया, और पूरा जैसे दुनिया में साहेब के झुकती है, पांव छूती है वाली स्टाइल में। तो अब हिटलर का वहां पर उसने देखा हिटलर का कंट्रोल तो हमसे भी ज्यादा है, उसकी नीतियां और जोश और उसकी और नफरत और भी ज्यादा है। वो किस तरीके से करता है, उसका पूरा सैनिक मैनेजमेंट और ज्यादा है। उसके बाद में उसके पास प्लान ABCD Z तक सारे तरह के प्लान है। वाह गजब। और वो भी अखंड जर्मनी बनाने का सपना दिखाता है। और कैसे दिखाता है, उसने कहा अरे मेरा चेला जब इतना, तो हम क्या करें। उसने भी कहा लौटा, और उसने कहा कानूनों में सख्ती लाएंगे, ये करेंगे। तो उसने और तमाम कानून बदलने शुरू किए, और वो किए, और सख्ती लानी शुरू कर दी। आर्थिक बदहाली से जनता त्रस्त थी। विश्व गुरु, विश्व विजयी स्वप्न में खोए हुए थे। विकास फेल हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो फिर क्या करना है। तो फिर ये हुआ कि पैक्ट हो गया इटली और जर्मनी का, एक दूसरे के सपने पूरे करेंगे। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया को हड़पा, तो इटली ने अल्बानिया को, और कमजोर देश तमाम इसी तरीके से शुरू हो गया। इसका नतीजा क्या हुआ, पूरा विश्व समुदाय नहीं चाहता था कि कोई युद्ध में जाए, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मान्यता दे दी। लेकिन फिर वो बढ़ते गए, मुसोलिनी इज स्टिल राइट। तो फिर क्या था, युद्ध प्रिय होते जा रहे थे। पांचवा नक्शा सबके दिमाग में था, इलाका फैलाओ। क्लियोपेट्रा की धरती थी, वहां पे उस तरीके से किस तरीके से करना है। इजिप्ट इतिहास में रोमनों का भाग रह चुका था, तो अब इजिप्ट को भी लूटना है, अखंड सपने को पूरा करना है, स्वेज नहर को भी वो करना है। तो इस तरह से उधर हिटलर ने पोलैंड हड़पा, इधर मुसोलिनी ने इजिप्ट पर हमला कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध हो गया। अब झोला उठाने की बारी आ गई। सो मुसोलिनी वाज नेवर राइट। युद्ध से भागता दिखाई दूं तो मुझे गोली से उड़ा देना। जैसे कि यदि ऐसा हो तो 100 दिन बाद आप मेरे को किसी चौराहे पे खड़े कर लेना है, या क्या कर लेना, जो इस टाइप में, उसी टाइप में कि मैं युद्ध से भागता दिखाई दूं तो मुझे गोली से उड़ा देना। कुछ बरस बाद ये स्थिति है, पूरी अखबारों में लफाजी छपी। लफाजी सच होने वाली थी। 4 साल में स्थितियां मुसोलिनी के नियंत्रण से बाहर हो गई। विश्व युद्ध की हुई शुरुआत में तो जीत रहे थे, लेकिन फिर जैसे होता है तमाम जीनियस प्लान उल्टे होते चले गए, और कुछ नहीं। अब मुसोलिनी क्या करता, तो अब उनके लोग कहने लगे अकेले मुसोलिनी क्या क्या करे, सब कुछ तो उसे करना पड़ता है, इतने इतने घंटे जगता है, ये करता है। एक एक कर सारे मोर्चे ब्रिटिश और अमेरिकन फौज जीतने लगी। अब उसका विरोध बढ़ने लगा। वो हर मौके पर जो उसके प्रशस्त गान गुणगान करवाने वाली उसकी जो स्थिति थी वो गिरने लगी। अब रोम घिर गया। तो अब क्या था, असंभव था। 1943 में मुसोलिनी की अपनी फासिस्ट पार्टी ने उस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया। राजा विक्टर एमुन ने उसकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, जिसने 23 साल पहले उसे घिग्गी बनती थी।
अब क्या था, उसे हाउस अरेस्ट कर दिया गया, दूर पहाड़ी पे रिजॉर्ट में उसे कैद किया गया। लेकिन इस समय उसका दोस्त हिटलर काम आया। उसने अपने दोस्त को किस तरीके से, वो विश्व का सबसे आश्चर्यजनक सैन्य इतिहास का सैनिक कारनामा है, इसे ग्रांड सासो एयर रेड के नाम से जाना जाता है। और इसमें उसने मुसोलिनी को वहां से उठा लिया और जर्मनी ले आया। अब वो हिटलर के पास था, हिटलर का अतिथि था, गुरुजी आए थे। और हिटलर ने उसी इटली पर, जो अखंड इटली बनाने की बात करते थे, उसी इटली पर अटैक कर दिया। जो इलाके जीते गए और जर्मन फौज के संरक्षण में आए, वहां का प्रशासक मुसोलिनी को बना दिया गया। हालांकि उसकी पूरी निगरानी हो रही थी, संरक्षण में था। दक्षिण का एक हिस्सा इटली देश हो गया, जो रोम के साथ ब्रिटिश और अमेरिका की संधि में आ चुका था, और जो उत्तरी हिस्सा था वो जर्मनों के पास आ गया था, यानी वामपंथी और दक्षिणपंथी। तो इस टाइप में कुछ था। बहरहाल अब इस तरीके से अटैक शुरू हो गए। इटालियन, पूरा जो इटालियन लोग थे उन्होंने क्रांति कर दी, और उसे पार्टीजन्स कहा जाता है। उन पार्टीजन्स ने बिल्कुल कहा कि हमारे देश को ही अभी तोड़ रहा है और काट रहा है, और कह रहा था अखंड भारत बनाएंगे। तो पार्टीजन्स ने पूरा वो किया, उनको सपोर्ट मिला अमेरिका और इंग्लैंड का, और उन्होंने मुसोलिनी का जवाब देना शुरू किया। अब वो स्टाम्प पैड तो था ही, जर्मन की फौज युद्ध हार रही थी, अमेरिका ब्रिटिश की फौज जो उसे पीछे धकेलती जा रही थी। 25 अप्रैल 1945 को जर्मन अफसरों ने तय किया, अब इटली छोड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब नहीं संभल रहा है। अमेरिकी फौजें पास आ गई थी। मुसोलिनी और उसके कुछ करीबी साथी अंगरक्षक जर्मन बख्तरबंद वाहनों से भागने निकले, और वो लोग भागे ऑस्ट्रेलिया के नाजी इलाके में, जो ऑस्ट्रिया था उसके नाजी इलाके की तरफ। अब लेक कोमो के पास में पार्टीजन के काफिला रोक लिया पार्टीजन्स ने, जो इटालियन, ओरिजिनल इटालियंस थे। और उन्होंने जब तलाशी ली तो साहब उन्होंने दिखाया कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं, हम आपको छोड़ देंगे, हमें हमारे इटालियन गद्दारों को सौंप दीजिए और आप जाइए, हम छोड़ देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप ले लीजिए। उन्होंने जब ये कहा, उन्हें शक हुआ। उन्होंने कहा नहीं, हम खुद ट्रकों को वो चेक करेंगे। जब चेक किया तो साहब चौथे ट्रक के कोने में ओवरकोट डाले एक नशे में धुत जर्मन सैनिक मिला। उन्होंने उससे जर्मन स्टील हेलमेट पहना हुआ था, और 22 साल से वो लोग वो चेहरा तो देखते आ रहे थे, अखबारों में, चैनलों में, टीवियों में, सब में, न्यूज रील में, तो पहचानने में कोई गलती कैसे हो सकती थी। तो साहब उसके कंधे पर एक सैनिक ने हाथ मारा, कहा कामरेड। कामरेड तो नशे में धुत जर्मन सैनिक होने का अभिनय कर रहा था। उसने फिर कंधा थपथपाया, उसने कहा योर एक्सीलेंसी, लेकिन अभिनय जारी था। जोर से कड़कती आवाज में कहा कैवेलियन बेनिटो मुसोलिनी। अब अभिनय खत्म हो चुका था। मुसोलिनी को ट्रक से उतार लिया गया, जर्मन कोट और हेलमेट हटाए गए, तलाशी ली गई, उसकी 9mm पिस्टल जब्त कर ली गई, और उसके पास के एक फार्म हाउस में उसे कैद कर दिया गया। उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला पेट्टाची भी वहां भेज दी गई। रात वहीं गुजरी। सुबह दोनों वहीं, जो लेक थी, झील जिसे कहते हैं, कोमो के किनारे बिला विलमोंट के मुख्य द्वार के पास वो खड़े, दोनों सर्द हवाओं के थपोड़ों के बीच। मुसोलिनी कांप रहा था, शायद डर से या शायद ठंड से। जीवन में लाखों मौतों का कारण बना था, सर्द और क्रूर राजनीतिक, वैसी ही नियत अब सामने खड़ी थी। सारी मशीन गनें उठी, और एक फासिस्ट नेता धराशायी हो गया, भागता हुआ, जो कहता था कभी भागूंगा नहीं। पीले रंग के ट्रक से उसे मिलान शहर में लाया गया। पियाजालो लेरेटो चौक पर रुका। मुसोलिनी सहित 1600 चौराहे पर फेंक दिए गए, लाशें पड़ी थी। खबर फैली शहर में, हजारों का हुजूम आया, चौराहे की ओर बढ़ चले। जहां जहां 8 महीने पहले मुसोलिनी ने 15 विरोधियों को मारकर फेंका था, उसी जगह वहीं उसके कर्मों का हिसाब होने वाला था। एक महिला ने मुसोलिनी के मृत शरीर पर 5 गोलियां मारी। उसके 5 शहीद बच्चों का उसने बदला लिया था। एक औरत ने अपनी लज्जा छोड़ी और वस्त्र उठाकर उसके मुंह में पेशाब किया।
एक अन्य महिला चाबुक ले आई, उसने मुसोलिनी के शरीर को मारा। एक शख्स ने उसके मुंह में मरा चूहा डाला और चीखा, अब भाषण दे, अब भाषण दे। भीड़ नफरत में पागल थी। एक शख्स सभी सबों को कुचलता हुआ आया और मुसोलिनी के गंजे सिर पर जोर से लात मारी। एक बंदूक के बट से वार किया। लोग मृत शरीर पर चढ़ गए, उन्हें पैरों से कुचलने लगे, थूक रहे थे, गालियां दे रहे थे। एक ने मुसोलिनी के बीभत्स शव को घुटनों पर खड़ा किया और खुश हुए। पीछे वाले ने उसे लात मारी। उसने कहा, दिख नहीं रहा है, और फिर रस्से में बांध के उल्टा लटका दिया उसको और उसकी गर्लफ्रेंड को। अब सर्वशक्तिमान तानाशाह विश्व गुरु गोली मारे जाने के बाद चौराहे पर उल्टा लटक रहा था। क्लेरेटा को उल्टा लटकाए जाने से उसकी स्कर्ट उल्टी हो गई थी। अंदर वो अधोवस्त्र नहीं पहने हुए थी, जिससे उसके सारे अंग दिखने लगे। कुछ लोगों ने गंदे शब्द कहे, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। अंत में एक शख्स को शर्म आई, उसने उसकी स्कर्ट को टखनों से बांध दिया तो मुसोलिनी के खून से लथपथ था और उसके पास गोलियां लगी थी। उसके बाद में अमेरिकन फौज आई, बाद में वो ले गई, पोस्टमार्टम हुआ, पता चला जो उसके 4 गोलियां सीने में लगी थी, जिसके कारण उसकी मौत हुई थी। मिलान के एक ग्रेवयार्ड में उसको दफना दिया गया। मुसोलिनी फासिज्म का जनक था, फांसी फरसे का, तो आप समझ जाएं। मगर उसके असल हथियार 2 ही थे, कंसेंट और सोर्स। कंसेंट यानी सहमति, जो आप देते हैं वोट के रूप में, दूसरे रूप में, भाषणों से रीच कर, या देशभक्ति के नाम से, जो देशभक्ति के नाम से शुरू होती है, फिर प्राचीन गौरव की बात होती है, फिर धर्म की बात होती है, फिर पड़ोसी देशों से नफरत की बात होती है, फिर समाज में दूसरों से नफरत की बात होती है, फिर इतिहास के चुने हुए शख्स और तबकों से नफरत होती है, फिर काले धन अमीर नफरत होती है, फिर मुनाफाखोर व्यापारियों से, फिर मुफ्तखोर मजदूरों से नफरत होती है, फिर देश पर बोझ कमजोरों से नफरत होती है, और इस तरह नफरत 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 बढ़ती जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि बाद में खुद में ही आपस में नफरत बढ़ती है और बीभत्स हो जाती है। इसी को फासिज्म कहते हैं। तो यह फासिज्म था, और फासिज्म सिर्फ पीड़ा ऑफर करती है। किसी की पीड़ा, दुख, कष्ट और खुशी मिलने तो जान लें, तो आप ये समझ लीजिए कि आप फासिज्म के समर्थक हो गए हैं। यदि आप किसी के कष्ट में, दुख में, लिंचिंग में, भीड़ को ट्रोल करते हुए गुंडों के साथ मिलके रक्त बीज के आप जब पोषक हो जाएं, तो आप समझ लीजिए आप फासिज्म हो गए, और फासिस्ट हो गए तो आप समझिए। फिर इसके बाद शुरू होता है सोर्स। विरोध की हर आवाज को खत्म कर देना है, पुलिस और गुंडों के बूते आतंक का राज स्थापित करना है, एजेंसियों के बूते करना है। समाज 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, आतंकी और आतंक के डरा हुआ नागरिक, और आतंकी सरकार या उसके समर्थक। और इस तरीके से मुसोलिनी की मौत आज सुकून दे रही थी सबको। जिस तरह की स्थिति थी, जो सुबह तक जिस तरह था, आज नोस्ती खाती, ये स्थिति थी। अब 30 सालों तक कष्ट, त्याग, आत्मनिर्भरता, जाति, धर्म, रेस, इतिहास के फुकटिया गौरव ज्ञान पीढ़ी का नाश करने के अलावा होश में आए तो क्या है। 30 साल बर्बाद कर दिए, देश को कहां से कहां कर दिया, टुकड़ों में लाके खड़ा कर दिया। 1948 में इटली में चुनाव हुए, फासिस्ट पार्टी को कुल 2% वोट मिले, पार्टी खत्म हो गई। समर्थक पदाधिकारी मुंह छिपाए घूम रहे थे, और अंततः कुछ भाग गए, कुछ रहे। यह किस्सा इटली का है। मगर आज भी दुनिया के अनेक हिस्सों में फासिज्म मरा नहीं है, जिंदा है, हमारे दिलों में नफरत की खाद पर। अगर इस नफरत को हम इसी तरीके से, दूसरों की पीड़ा, कौम की पीड़ा देश आनंददायी बन गई है, तो आप समझ जाइए, आप मुसोलिनी के आसपास, समझ जाइए कि इसको पालने वाला मुसोलिनी आसपास है, वो जल्दी उठने वाला है, आपके बेहद करीब है। आपके अखबारों में, आपकी टीवी पर, सत्ता के ऊंचे कंगोरों में मुसोलिनी जिंदा है। फासिज्म मीडिया के जरिए भी होता है। दुनिया में जो डिक्टेटर्स हुए हैं, उनमें ज्यादातर तो राजा हुए हैं, या वंशानुगत थे, या सैन्य लीडर थे। मगर मुसोलिनी अकेला ऐसा तानाशाह है, जो मूलतः पत्रकार था, गरीब घर से आया था, भिखारी बन के घूमा था और रहा था, और शब्द को
जनता को और डिक्टेटर बन गया, राष्ट्रवाद और न जाने क्या क्या करके, जाति धर्म और नफरत के मुद्दे। तो मीडिया इसमें टूल किट होती है, सरकारी अफसर, सरकारी सेना और वो सब उसका साथी बन जाते हैं, कुछ डर के कारण, कुछ मजबूरी में, कुछ और कारणों से। और पत्रकार होने के नाते वो तस्वीरें अच्छी बना लेता था, प्रतीकों का सहायता लेता था, अच्छा भाषण दे लेता था, सब कुछ था। तो आप समझिए, और इस तरीके से नई नई टेक्निक का इस्तेमाल करता था। तमाम अखबार निकाले, उस समय नए नए अखबार प्रिंटिंग होते थे, शुरू हुए थे। देश भर में एक विचार हर सुबह आता था, हर शाम आता था, लोगों के दिमाग में डाला जाता था कि किस तरीके से अखबार मुसोलिनी का, जैसे आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जहर इस तरह से होती, नफरत की खेती होती, दुश्मन पहचाने जाते, वो अल्पसंख्यक होते थे, 90% समर्थक थे, 10% को बकरा बनना पड़ता था। और इस तरीके से आखिर नफरत से भरी जनता खुद कितनों को लिंच करेगी? तो वो 50, 100 या 1000, लेकिन मास स्केल पर गद्दारों को खत्म करना है तो मुसोलिनी जैसों को लाती है, तो उसने मुसोलिनी को चुना। ये पागल खाना मुसोलिनी भी समझता था कि कई लोग इस पागल खाने के वो मुंह खोलेंगे तो भाषण देंगे, ऐसे लोगों को खत्म कर दो, खरीद दो, डरा दो, नौकरी से निकलवा दो और न जाने क्या क्या, स्त्री पुरुष के रिश्तों को लेके चरित्र हनन करो, मामूली केसों में जेल में डाल दो, बरसों बरस केस चलने दो, कुछ भी, आप समझिए। और कुछ लोगों को किस तरीके से, कैसे कैसे समाज में जासूस बैठाओ, घर घर जासूस बैठाओ, देशभक्ति फैलाओ, तमाम अपना ही प्रचार करो, अपनी फोटो दिखनी चाहिए, आदमी आपका जासूस है, वो प्रचारक, वो आपके गुंडे, आपका सब, गर्व से कहो ब्लैक शर्ट, ब्लैक टोपी, गद्दार पहनकर खोजेगा। तो इस दल में, तो मतलब आप समझे, मुमकिन, तो इस तरह की स्थितियां इस तंत्र में, अथाह पैसा भी चाहिए था, तो मुसोलिनी ने चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों को निकाला, छांटा, उनको मदद की, सारा बाजार का कंपटीशन खत्म किया, उनके कर्ज माफ करे, जमीन दी, धंधे दिए और चीजें की, टैक्स छूट दी, बाकी तो आप समझ सकते हैं, मोनोपोली उनकी स्थापित की, इस तरह की, यानी पॉजिटिव हेडलाइंस सब कुछ लगता था। और राष्ट्र प्रमुख के बतौर उसका काम था अखबार में क्या छपेगा, कौन, वो पूरे देश का, इटली का एडिटर इन चीफ बन गया था, अपनी तारीफें करवाता, अपने खुद ही लिखता, लिखवाता और सब कुछ करता, फोटो छपवाता। तो बालकनी में मर्दाना 56 इंची सीने वाला की तरह से भाषण देता और करता। गंजा था, लेकिन सत्ता में आने के बाद दाढ़ी मूछ सरा शेप्ड रखी, हर एक स्टाइल बनवाई, बड़े बड़े विशाल इवेंट होते, भव्य उद्घाटन होते और न जाने क्या क्या, और रोम के पुराने खंडहरों की मरम्मत करा के अब न्यू पेश किया जाता, पुराना रोमन साम्राज्य जाग उठा है, बन उठा है, जैसे अपने यहां सिंगोल लगाया गया। इटली आर्थिक रूप से खोखला हो गया, उसकी सत्ता के पहले विदेशी कर्ज 93 बिलियन था, उसकी सत्ता छोड़ने के समय 530 बिलियन का कर्जदार हो गया था। आप सोचिए, फिर भी जनता मुसोलिनी की दीवानी थी, तो वो आधुनिक रोमन एम्पायर था, महामानव था और न जाने क्या क्या जो भी कहा। असल में वो कोरा लफ्फाज था, लफ्फाजी के बूते सत्ता में आया। न वो सैनिक लीडर था, न विशेषज्ञ था, न प्रशासक था, न वैज्ञानिक था, न कुछ था, बेहतरीन मीडिया मैनेजर। 30 साल तक इटली के सारे अखबारों, चैनलों, सब में उस पर न्यूज रील बनती, यही क्यों, मुसोलिनी है तो मुमकिन है, मुसोलिनी है तो मुमकिन। आप समझिए, आज इटली बहुत साधारण सी स्थिति में आप देख रहे हैं, वो रोमन राज्य और एक वो जिसे खत्म कर दिया। अब वहां के लोग कभी नहीं सोचते हैं कि मुसोलिनी जैसा राज्य। अब आपको भी सोचना है कि आपको किसे लाना है, किसे नहीं लाना, फैसला आपका है। तो चलिए इसी के साथ चर्चा को समाप्त करें, और हमने आपसे कहा था आज कहानी। जय हिंद।